नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं पुनः अपने मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत, जिसमें हम जीएस प्रश्न पत्र जो है वो 6 से जो है प्रश्न करने वाले हैं। और जो आज का जो हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी के मुद्दे की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। बहुत ही सीधा सा प्रश्न है और इस प्रश्न के माध्यम से देखिए हमारा उद्देश्य है कि आपको जो है मुख्य परीक्षा में मेंस आंसर राइटिंग करनी कैसे होती है। जो अभी नए बच्चे हैं जो मुख्य परीक्षा को लेकर के थोड़ा सा भयभीत रहते हैं, डरते रहते हैं, और सही में यदि आप यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ अगर आपके अंदर लिखने की कला नहीं है, जानकारी भले थोड़ा कम रहे, लेकिन अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं बढ़िया से, तो विश्वास मानिए आपका मुख्य परीक्षा नहीं निकलेगा कभी। और यहाँ लिखने की जो कला होती है वो कैसे आती है, वो निरंतर अभ्यास करने से आती है। आप लोग जनरली करते क्या है कि जब पीटी होगा उसके बाद आप लोगों का पीटी जब निकल जाएगा तो 2-4-6 दिन तो उसकी पार्टी करेंगे, 10 दिन, उसके बाद जो है तब गंभीर होंगे कि अब मुख्य परीक्षा देना है। और सोचिए पीटी के बाद मुख्य परीक्षा के लिए समय कितना रहता है, और उस समय जो है आपको जीएस के 6 पेपर तैयार करने होंगे, आपको एस्से तैयार करना होगा, आपको सामान्य हिंदी तैयार करनी होगी। कायदे से एक पेपर के लिए 10 दिन भी नहीं मिलता, और सिलेबस उठा के देख लीजिए। तो मुख्य परीक्षा की जो तैयारी होती है वो निरंतर लगातार होनी चाहिए। आप मेंस आंसर राइटिंग डेली करिए, प्रैक्टिस डेली करिए, और वैसे ही टेस्ट सीरीज से जुड़िए कि जो आपको डेली कम से कम सप्ताह में 5 दिन तो वो आपको टेस्ट पेपर के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस करवा ही रहे हो। भले ही 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन से करवाएं, वो मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप निरंतर उस पर प्रयास कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर आप ये 6 महीना ये प्रक्रिया फॉलो कर लीजिए तो देखिए आप जिस दिन पीटी पास करेंगे आप मेंस भी पास करेंगे और आप फाइनल सिलेक्शन भी लेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पीटी की जो होती है परीक्षा, वो तो स्क्रीनिंग होती है, भीड़ छाटने के लिए होती है। असली लड़ाई मुख्य परीक्षा की होती है। इंटरव्यू में भी अब वो वेटेज नहीं रह गया जो पहले जैसा रहता था। पहले चूँकि 2018 के पहले तक वो 200 नंबर के रहते थे, तो 200 नंबर में जो बहुत अच्छा रहता था या तमाम चीज़ें रहती थी आयोग में, तो उसको उस पर हम नहीं जाएंगे, वो तो विषेत्तर हो जाएगा। लेकिन समझ लीजिए कि जो 200 नंबर का रहता था तो उसमें 145-50 नंबर तक बच्चे पाते थे, और जिनकी स्थिति खराब होनी होती थी या जिनका दिन बुरा होता था वो बेचारे 80-85 तक आ जाते थे। तो एक बड़ा गैप क्रिएट हो जाता था। लेकिन अभी क्या है, अभी 100 नंबर का है, 100 नंबर में बहुत अच्छा करेंगे 75-78 नंबर पा जाएंगे, बहुत खराब करेंगे 50 नंबर तक जाएंगे। तो यहाँ जो अंतर है वो 20-22-25 नंबर का है। लेकिन मुख्य परीक्षा में आप देख रहे होंगे, अभी मार्कशीट आई है 2023 की, उठा के देख लीजिए कि किसी बच्चे को जीएस के पेपर में प्रश्न पत्र 5 या 6 में 48 नंबर 52 नंबर मिले हैं, वहीं कोई बच्चा जो है वो 130, 135, 143 नंबर तक पाया है। अब आप सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा जो है वो गैप केवल एक पेपर में वो क्रिएट हो जा रहा है। तो इसी वजह से मुख्य परीक्षा को तो बहुत मेहनत से पढ़िए, और हमारा प्रयास भी है कि सीरीज के माध्यम से आपको मुख्य परीक्षा को लेकर के जितनी भी समस्याएं हैं वो प्रश्न के माध्यम से हम करवाते भी रहें और आपको बताते भी रहें कि मुख्य परीक्षा करनी कैसे है। क्योंकि देखिए इस क्षेत्र में हम लोगों ने काफ़ी वर्क किया है। अभी भी हम जिस संस्थान से जुड़े हुए हैं वहाँ ये सब चीज़ें मेरे द्वारा ही संचालित करी जाती हैं। तो आप लोग इसका लाभ लीजिए, और देखिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अभी आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो देखिए प्रश्न आपका क्या है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी के मुद्दे की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो इसमें जो है बहुत संक्षेप में भूमिका लिखिए कि शिक्षित बेरोजगारी से तात्पर्य, क्योंकि यहाँ शिक्षित बेरोजगारी के बारे में ही चर्चा की गई है। तो शिक्षित बेरोजगारी से तात्पर्य ऐसी बेरोजगारी से है जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी शिक्षा के आधार पर रोजगार नहीं मिलता, यही जो है शिक्षित बेरोजगारी है। और आपको
प्रश्न शुरू करने का तरीका भी यही होता है कि की पॉइंट पकड़ लीजिए, पहले उसी को जो है वो स्पष्ट कर दीजिए। और विश्वास मानिए आप इतना ही लिखिए, एग्जामिनर को लगेगा नहीं इसको लिखने का तरीका पता है, मतलब जो आंसर राइटिंग का फॉर्मेट है वो ऐसे ही होता है। तो आप ये बता दिए, अब आप इसी को आगे एक्सप्लेन करें कि वह अपनी शैक्षणिक योग्यता से निम्न स्तर का कार्य करने हेतु विवश होता है। मतलब आप समझ लीजिए कि आप जो है वो एमबीए किए हुए हैं, पीएचडी होल्डर हैं, उसके बाद आप जॉब अगर कहीं प्यून की करेंगे तो ये आपके आत्मसम्मान को ठेस तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। वो अलग बात है कि परिवार को चलाने की एक मजबूरी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप करते हैं उस काम को, लेकिन क्या आप संतुष्ट होते हैं? नहीं होते हैं। क्या आपका मन पूरी तरीके से लगता है? नहीं लगता है। तो वही चीज़ें हैं शिक्षित बेरोजगारी की। भाई हमारी जिस तरीके से योग्यता है, जिस तरीके से कुशलता है, उस तरीके से हमको जो है वो रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है। तो आप जो है ये भूमिका में लिख दिए। और देखिए भूमिका ऐसे ही बहुत संक्षिप्त, बहुत छोटी सी। फिर उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी के कारण, देखिए चूंकि ये 8 अंक का प्रश्न है तो यहाँ बहुत ज्यादा इधर उधर, या 12 अंक का भी प्रश्न रहे तो बहुत ज्यादा इधर उधर होने का स्कोप नहीं होता, क्योंकि मुख्य परीक्षा में जब तक आप टू द पॉइंट नहीं लिखेंगे, प्रश्न के अनुरूप नहीं लिखेंगे, तब तक जो है आपको नंबर नहीं मिलेगा। वो बीए एमए वाली मानसिकता से निकल के लिखिएगा कि बस पेपर भर के आ जाएंगे, कुछ भी लिख देंगे और एग्जामिनर हमको नंबर दे देगा। तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा। यहाँ भी कॉपियाँ बहुत अच्छे से चेक होती हैं, और अगर इस तरीके से लिख के आइएगा तो वही आप 30 35 40 नंबर पाइएगा 200 में। तो ऐसी गलती नहीं करना है। तो अब डायरेक्ट आप जो है उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी के कारण पर उतर जाइए। और जो सबसे पहला कारण है कि पारंपरिक शिक्षा पद्धति बनाम आधुनिक औद्योगिक वातावरण। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सिर्फ डिग्री प्रदान करने वाली बन गई है, यह विद्यार्थियों को उचित कौशल प्रदान नहीं कर पाती। देखिए इस पॉइंट के माध्यम से आपने 2 चीजें बताई हैं। सबसे पहला आप बता रहे हैं कि पारंपरिक शिक्षा पद्धति बनाम आधुनिक औद्योगिक वातावरण, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी समस्या है शिक्षित बेरोजगारी की, कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो अभी ट्रेडिशनल है, मतलब वो परंपरागत तरीके से चली आ रही है, जबकि जो औद्योगिक वातावरण है उसका स्वरूप बहुत ही हाईटेक हो गया है, बहुत ही चेंज हो गया। तो ऐसे उद्योगों के लिए जो है वो शिक्षा व्यवस्था में भी उसी तरीके से परिवर्तन होना चाहिए। कि सपोज करिए यदि आईटी इंडस्ट्री है तो कम से कम शिक्षा में भी आईटी जो है वो स्पेशलिस्ट का जो है वो उसमें तैयार हो सके, तो ऐसी शिक्षा बनानी चाहिए। या ऐसे शिक्षा पद्धति को फॉलो किया जाए जहाँ केवल डिग्री ना दे कि भाई चलिए बच्चा ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, पीएचडी कर लिया, मतलब अगर वो ये सब चीज़ें कर रहा है तो वो अपने मतलब रोजगार के क्षेत्र में उसकी उपयोगिता क्या है, वो स्किल्ड बन रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। तो ये जो कमी है, सबसे पहली कमी आप बता दिए। फिर उदारीकरण वैश्वीकरण की विचारधारा के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियां भी घट रही हैं, जबकि अभी भी लोग सरकारी नौकरी को प्राथमिकता दे रहे हैं। जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप देख रहे होंगे कि जो 1991 के बाद जो भारत में एलपीजी की व्यवस्था अपनाई गई, मतलब उदारीकरण वैश्वीकरण की जो व्यवस्था लाई गई, तो उसके तहत अब क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बहुत अच्छी और आकर्षक उपलब्ध है, लेकिन अभी भी जो है वो भारत के लोगों का जो माइंड सेट है वो सरकारी नौकरियों के प्रति बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादा क्यों है? बस वहाँ जो है वो जॉब की जो सुरक्षा है कि एक बार यदि सरकारी नौकरी कोई पा गया तो उसको बहुत मुश्किल से मतलब वो छीना जा सकता है, तो उसका जॉब सुरक्षित है। जबकि प्राइवेट में क्या होता है कि आपको यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा है, तो आपको जो है वो 3 महीने का नोटिस दे करके आपको बाहर कर देंगे। तो यहाँ जॉब सुरक्षा है। और सबसे बड़ी चीज़ शादी विवाह में भी जो अभी भी एक है कि भाई अगर लड़का भले ही आईआईटी से बीटेक किया हुआ लड़का है, उसकी इतनी पूछ नहीं है जितना एक लेखपाल की पूछ है। तो अब आप सोचिए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अट्रैक्ट करती हैं। और थोड़ा सा यहाँ भ्रष्टाचार भी है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है अभी भी भ्रष्टाचार की चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा ऊपर से लाभ भी मिल जाता है। तो ये सारी जो सम्मिलित चीज़ें हैं, तो अभी भी जो सरकारी नौकरी का जो आकर्षण है वो बना हुआ है।
और कोविड जब आया तो इसके आकर्षण में और वृद्धि हो गई, क्योंकि कोविड के बाद आप देखे होंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर थे वो बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए। अब सरकार के जो लोग थे, जो सरकारी नौकरी में थे, उनकी जॉब भी सुरक्षित थी और उनको सरकार से सुरक्षा भी प्रदान थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं अभी भी सरकारी नौकरियों के प्रति लोगों का क्रेज है। इसीलिए आप देखते होंगे कि अगर एक बीटेक होल्डर लड़का है, एमबीए है, पीएचडी है, यदि सरकार के द्वारा एक छोटी सी भी वैकेंसी, यहाँ तक कि पेपर में तो कभी कभी आता है कि सफाई कर्मी के लिए भी ये लोग आवेदन कर देते हैं तो अब आप सोचिए कि जो लड़का पीएचडी किया हुआ है, जो लड़का एमबीए किया हुआ है, सफाई कर्मी का कितना वेतन है, 20-22-25 हज़ार। अगर ये लोग चाहें परिश्रम करके बहुत ज़्यादा अपने चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते, लेकिन वो उधर मूव नहीं करते। उनको ये लगता है कि यार यहाँ तो कम से कम एक बार हो जाएंगे तो सरकारी नौकरी का ठप्पा लग जाएगा कि हम तो गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं, और दूसरी चीज़ जॉब सुरक्षा हो जाएगी, भले ही वो जीवन भर जोड़ते घटाते रहें। क्योंकि ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी वाले बहुत, अगर आप क्लास 1 क्लास 2 अफसर नहीं है तो बहुत अच्छी लाइफ जी लेंगे, आपको जीवन में हमेशा जोड़ तोड़ के ही चलना है, लेकिन फिर भी एक क्रेज है। तो ये चीज़ें आप बता दिए शिक्षित बेरोजगारी के कारणों में। फिर जो तीसरा है कि रोजगार राज्य में उत्पन्न रोजगार अवसरों की विविधता से बढ़ता है। मतलब जो रोजगार की स्थिति है तो वो राज्य में उत्पन्न रोजगार अवसरों की विविधता से बढ़ता है। इसमें औद्योगिक वातावरण का मुख्य स्थान होता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान देती है, अतः सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का तो विकास हुआ, किंतु बड़े उद्योगों का विकास नहीं हो पाया। आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है कि भाई रोजगार के साधन भी उस तरीके से नहीं उपलब्ध है। मतलब यहाँ अर्थव्यवस्था का जो द्वितीयक सेक्टर है, तृतीयक सेक्टर है, वो तो पूरी तरीके से लगभग गोल है। मतलब जो बड़े बड़े उद्योग हैं जो द्वितीयक सेक्टर में आते हैं, या सर्विस सेक्टर जो सेवा क्षेत्र है तृतीयक सेक्टर, तो वहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। ले दे करके उत्तर प्रदेश की जो बड़ी आबादी है वो किस पे डिपेंड है, मतलब आपको विश्वास नहीं होगा, 65 से 70% जो हमारे प्रदेश की आबादी है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। और एग्रीकल्चर पे डिपेंड है तो वही है कि आप डिग्री ले लीजिए, एग्रीकल्चर में भाई एक सेक्टर कितना रोजगार दे पाएगा, तो इसमें वही है प्रचंड बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है एग्रीकल्चर क्षेत्र में। तो ये आप बता रहे हैं। फिर उद्योगों से इतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यटन के क्षेत्रों में ही प्रदेश की स्थिति चिंताजनक है, जिससे इन क्षेत्रों में रोजगार सीमित है। देखिए उद्योग तो एक चीज है, अगर एजुकेशन हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी हो और हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे संस्थान हो तो यहाँ भी मतलब ग्रो करने का एक अच्छा अवसर मिलेगा, प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यही कंडीशन है। पर्यटन के स्थल वर्तमान में देखा जाए तो भारत में अगर उत्तर प्रदेश की जो पर्यटन स्थिति है, धार्मिक हुआ या ऐतिहासिक हुआ, तो उसमें तो हम बहुत संपन्न हैं, लेकिन अभी भी उस तरीके से यहाँ डेवलपमेंट नहीं दिखता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो रोजगार के अवसरों को सीमित कर देती हैं, तो जो एक तरीके से शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। फिर शिक्षा को आर्थिक उत्पादन या आय सृजन से नहीं जोड़ा जा सका है। वही जो मैंने बताया कि लोग भाई अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है और ग्रेजुएशन में उसके जो है कोई स्किल्ड एजुकेशन नहीं है, तो ग्रेजुएशन को करके वो क्या करेगा, वो डिग्री लेके रख लेगा और कहेगा कि देखो हम तो शिक्षित हैं, हम तो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन जो है हमको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो मतलब थोड़ा सा मतलब स्किल्ड एजुकेशन की तरफ भी मूव करना होगा। और एक अच्छी मतलब खबर ये है कि जो नई शिक्षा पॉलिसी है उसके तहत ये बहुत अच्छे से प्रयास भी उसमें किया गया है और वो उसका चूँकि क्रियान्वयन भी शुरू हो गया है, तो हो सकता है कि ये जो कमी है इस शिक्षा पॉलिसी के द्वारा जो है, एजुकेशन नीति के द्वारा जो है वो सुधारा जा सके, जिससे लोगों में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या और गंभीर होती जा रही है। इसका ज्वलंत प्रमाण ग्रुप डी जैसी नौकरियों के लिए पीएचडी एवं बीटेक डिग्री वाले आवेदन करते हैं। वही मैंने कहा कि भाई आप डिग्री तो ले लिए हैं लेकिन रोजगार नहीं है, और रोजगार के जहाँ भी नीचे से नीचे छोटा से छोटा पद मिलेगा तो आप वहाँ आवेदन करते हैं। तो वही इसकी चर्चा आप कर दीजिए। देखिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना, आप सभी जानते होंगे कि ये जो परीक्षा, ये जो समय है ये बेसिकली मेंस का समय है, मुख्य परीक्षा पढ़ने का समय है, क्योंकि आपके जो प्रीलिम्स की जो चीज़ें हैं वो डिले हो गई हैं और जब ये शुरू होंगी तो लगातार ही शुरू होंगी।
तो आपको मुख्य परीक्षा के बाद ये सारी पीटी के बाद ये सोचे कि हम मेंस पढ़ लेंगे। कहाँ से मेंस पढ़ेंगे आप, क्योंकि पीटी के 1 महीने के बाद आपका आरओ का पीटी आ जाएगा, आप उसमें ज़रूर उलझेंगे। उसके 1 ही 1.5 महीने के बाद आपको मुख्य परीक्षा लिखनी है। तो बेहतर यही है कि अभी जो है आप मेंस की जितनी भी चीज़ें, मतलब अगस्त लास्ट 15 सितंबर तक जितनी भी चीज़ें तैयार कर पाइए, जितने भी पोर्शन तैयार कर पाइए, वो आपकी सफलता को ज़्यादा सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि पीटी के बाद वो समय मिलने वाला नहीं है। और मुख्य परीक्षा को तैयार करने की, मतलब जो आपकी तैयारी की जो रणनीति है, यही होनी भी चाहिए कि मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स दोनों साथ साथ चले। तो इसीलिए संस्थान के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो पेपर 6 से शुरू है, जिसमें हम डेली आपको मंडे टू फ्राइडे जो है वो प्रत्येक दिन टॉपिक से 2 क्वेश्चन देते हैं और सेम डे ही उसका मूल्यांकन कर देते हैं, और मॉडल पेपर भी सेम डे ही अवेलेबल करा देते हैं। और ये इस तरीके से होता है। देखिए ये आपकी कॉपी आती है और इस तरीके से हमारे द्वारा मूल्यांकन कर दिया जाता है। सारी चीज़ें चेक करी जाती हैं प्रॉपर वे में, जो भी कमी रहती है वो बताई जाती है, और उसके बाद आपका मॉडल पेपर भी उपलब्ध करा दिया जाता है। तो इससे होता क्या है कि आप जो है, पहली बात तो मेंस आंसर राइटिंग करते हैं, क्योंकि ग्रुप में जुड़े रहते हैं तो और भी बच्चों को देखते थोड़ा सा मोटिवेट भी होते हैं। यदि आपका कभी नहीं भी मन करेगा लिखने को, तब भी आप लिखेंगे। दूसरी चीज़ ये होता है कि यदि आप किसी आंसर में आप देख रहे हैं कि आपको जो है 8 में 2.5 नंबर 3 नंबर मिल रहा है, कोई लड़का 4.5 5 नंबर तक पा रहा है, तो वो कैसे पा रहा है, तो आप वहाँ उसी कॉपी से भी अपनी कॉपी की तुलना कर लेंगे। फिर जो कमी रहती है वो हमारे द्वारा चेक किया जाता है, तो बताया ही जाता है। साथ ही साथ मॉडल पेपर भी दे दिया जाता है। तो एक तरीके से उस टॉपिक से जो है, मतलब एक संपूर्ण तैयारी जो है आपका टेस्ट के दौरान ही हो जाती है, और कैसे मतलब समय बीते देर नहीं लगता है। और देखिए चूंकि हमारा जो टेस्ट का जो प्रोग्राम है वो 27 मार्च से मैंने शुरू किया था, और हमारा टेस्ट का जो जीएस पेपर 5 है वो ख़त्म हो गया, 6 में हम चल रहे हैं। तो हम धीरे धीरे, और हमारा ये टारगेट है कि आपकी प्रीलिम्स के पहले पहले तक हम आपकी तैयारी का 70% तक यहाँ करवा दें, और पीटी के बाद 30%, ताकि जो है आप मुख्य परीक्षा में एक मजबूत उम्मीदवार की तरह जाइए और सफलता सुनिश्चित करिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए अधिक जानकारी के लिए आप जो है 7303307507 पे संपर्क करिएगा। ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। मेरा यहाँ यही सुझाव है कि आप लोग इससे जुड़िए, बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो चलिए, अब आपने पीछे शिक्षित बेरोजगारी के कारणों को बता दिया। देखिए पीछे आपने क्या बताया कि शिक्षित बेरोजगारी क्या है उसकी चर्चा की है, उत्तर प्रदेश में जो शिक्षित बेरोजगारी है उसके कारणों को बता दिए। अब एक छोटा सा निष्कर्ष कि इस प्रकार आवश्यकता शिक्षा के आधुनिकीकरण की है, जिससे बदलती अर्थव्यवस्था के साथ कुशल मानव संसाधनों का विकास हो सके। प्रदेश सरकार को अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक के लिए समावेशी रणनीति बनाने की आवश्यकता है, जिससे योग्यता आधारित रोजगार सृजन हो सके। देखिए मैंने पीछे ही कहा है कि प्रदेश जो उत्तर प्रदेश है वहाँ प्राथमिक सेक्टर तो ठीक स्थिति में है, चूंकि एक बड़ी आबादी इस पे है, और चूंकि उत्तर प्रदेश जो है एक कृषि प्रधान राज्य रहा भी है, लेकिन अब किसी एक सेक्टर के बल पे इतनी बड़ी आबादी को जो है वो रोजगार मुहैया कराना ये तो बहुत कठिन होगा। तो बेहतर ये होगा कि जो है हम जो द्वितीयक सेक्टर हो, तृतीयक सेक्टर हो, उनका भी विकास करें, तो वही इसमें कहा जा रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास कर रही है, जिससे स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन भी दिखाई पड़ रहा है। देखिए निष्कर्ष में हमेशा आपको बहुत ही सकारात्मक अप्रोच के साथ जो है वो आंसर राइटिंग करनी है। कभी भी ये नहीं है कि बस सारी नेगेटिव चीज़ें जो है वो लिख के आ जाइए, तो इससे परीक्षक को लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत नेगेटिव बच्चा है, ये क्या शासन प्रशासन चलाएगा। तो आपका जो भूमिका है, निष्कर्ष है, वो बहुत संक्षिप्त होना चाहिए, प्रश्न के अनुरूप होना चाहिए, और फिर जो निष्कर्ष है वो बहुत सकारात्मक होना चाहिए। बीच का पार्ट कैसे लिखना वो तो मैंने बताया ही। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको मुख्य परीक्षा में प्रश्नों को कैसे करना है उसकी कुछ जानकारी मैं दे पाया हूँगा, मुझे विश्वास है। अभी जाइएगा नहीं, इसकी चर्चा तो मैंने कर दी। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें, ऑफिस के लोग और बेहतर तरीके से बताएंगे।
देखिए लास्ट में ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है। आप लोग इस चैनल से इसलिए जुड़िए क्योंकि यहाँ जो है परीक्षा से उपयोगी विभिन्न जानकारियाँ और करंट अफेयर्स आपको यहाँ संस्थान द्वारा निःशुल्क प्रोवाइड करवाया जाता है। और ये हमारे दोनों चैनल हैं, समृद्धि आईएएस और संदीप मिश्रा ऑफिशियल। देखिए आप दोनों चैनल से जुड़िए। दोनों चैनल से इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हम दोनों चैनल पे जो है वो टाइम टू टाइम आपके परीक्षा से महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो लेके आते रहते हैं। तो आप लोग दोनों से जुड़िए, दोनों को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये आप ही का चैनल है और जैसे अभी तक आप लोगों ने इसे आगे बढ़ाया वैसे आगे बढ़ाइए। और लास्ट में एक और रिक्वेस्ट है कि देखिए आप लोग वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं लेकिन आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते, तो थोड़ा सा लाइक कमेंट करिए, मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।